बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, इनके खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम चैनल्स के पास एक जैसी खबर क्यों है, कहाँ से आई है, ये इस वीडियो में आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। ये एक जैसी खबर क्या है, चीज़ें हो किस तरह से रही हैं, अभी आगे जाकर इसकी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरखास्त वही कि इस नाचीज़ को, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें वो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अलग न्यूज़ के लिए भी ये दरखास्त मैं आपसे बार बार करता हूँ, एक बार फिर ये दरखास्त मैं आपसे कर रहा हूँ। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो गुज़श्ता वीडियो थी मेरी जिसमें मैं आपको बता रहा था थप्पड़ पड़ने वाली बात के हवाले से, तो उस पर आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि तारिक साहब आपने इतनी लंबी कहानी, क्या हुआ उस कमरे में, किस तरह से बात बिगड़ी, थप्पड़ कैसे पड़ गया, थप्पड़ पड़ने के बाद क्या हुआ, सब बता दिया। थप्पड़ किसको पड़ा उसका नाम क्यों नहीं बताया। आप लोगों ने एक ये शिकवा किया, थप्पड़ किसने मारा उसका नाम क्यों नहीं बताया। तो थप्पड़ किसने मारा ये तो नाम लेने की हिम्मत उन साहब में भी नहीं है जिनको थप्पड़ पड़ा। अब मियाँ बिरादरान में से जो भी थे, यानी उन्होंने तो फोन पे कहा ना मियाँ साहब, तो जो दो लोग इस तरफ बैठे हुए थे सियासी साइड पे, उनके साथी, 3 लोग सियासी, 2 लोग गैर सियासी, वो हिम्मत करते, उनको भी नहीं पता क्योंकि किस मियाँ साहब से वो बात कर रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ से, मियाँ शहबाज शरीफ से, लेकिन उन्होंने ये बताया कि थप्पड़ पड़ गया है। और उसके बाद जो है मुझे बहुत से दोस्तों ने पूछा, तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि थप्पड़ मारने वाले का नाम लेने की हिम्मत थप्पड़ खाने वाले में भी नहीं है, अब भी नहीं बता सकेंगे। तो मुझे जिन्होंने खबर दी वो, उनसे मेरा बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ है। ये ताल्लुक़, कुछ लकीरें मैंने घसीटी हैं, कुछ शायरी की है, कुछ नज़में ख़ास तौर पर लिखी थी। वो नज़में जो हैं जब रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता थे उन दिनों में, कॉलेज के एंड होते हुए दिनों में, तो उनमें से एक आध नज़्म के वो फ़ैन थे। मैं तो किसी भी काबिल नहीं हूँ, तो उस नज़्म के वो फ़ैन थे। उन्होंने वो नज़्म मुझसे मांगी थी, मैंने उनको व्हाट्सएप की, लिख कर भेजी थी। कभी सुनाऊंगा आपको वो नज़्म, और चलिए इस वीडियो के आखिर में सुनाऊंगा मैं वो नज़्म आपको, बिल्कुल एंड पे, ठीक है। तो वो जो साहब हैं उन्होंने मुझसे ये खबर शेयर की। मैंने कहा थप्पड़ खाने वाली का नाम बताएं, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि नहीं, बिलमुशाफा मुलाकात होगी तो बताऊंगा थप्पड़ खाने वाले का नाम, थप्पड़ मारने वाले का तो वो बता ही नहीं रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, शायद वो डर रहे थे रिकॉर्डिंग वगैरह एंड ऑल, लेकिन व्हाट्सएप पे तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी हद तक सेफ है मामला, और आई बिलीव कि दोनों साइड पे आईफोन ही यूज़ हो रहे थे, कम से कम मैं तो आईफोन यूज़ कर रहा था। उन्होंने कहा बिलमुशाफा मुलाकात करेंगे तो बताऊंगा थप्पड़ खाने वाले का नाम, तो मुझे तब पता चलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा या नहीं बताऊंगा। इसका जवाब ये कि उन्होंने कहा तब भी मैं कसम दूंगा आपको कि आपके नाम नहीं बताएंगे। कहें कि नहीं यार, मतलब अच्छा, बहुत से लोगों ने कहा कि थप्पड़ जिसको भी पड़े, सियासतदान नून लीग का हो, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का हो, थप्पड़ जिसको भी पड़े इस पर खुश नहीं होना चाहिए। तो मैं खुश कहाँ हुआ, मैंने खबर आपको दी, मियाँ बिरादरान का रवैया आपके सामने रखा और बताया कि क्या हुआ है। खुश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थप्पड़ किसी को भी क्यों पड़े, थप्पड़ मारे कोई क्यों, मतलब जो हो कानून के दायरे में हो, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये इस कहानी का एक हिस्सा है। आखिर में चले मैं आपको वो नज़्म सुना भी दूंगा। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तकरीब जैसी सूरत हाल है, गली में शादी का, दूल्हा का, उस तरह का सीन है, लोग जमा हैं, और वहां पर जो रेंजर्स की वर्दी वाले अहलकार हैं, मैं पहले कह रहा हूं जुमला एहतियात के साथ, रेंजर्स की वर्दी वाले अहलकार बिल्कुल वैसे लोग नजर आ रहे हैं। और वो जो हम वाघा बॉर्डर पे मंजर देखते हैं, बीएसएफ वाले सामने होते हैं, हमारे रेंजर्स वाले भरपूर तवाना, कसरती जिस्म, अपनी भरपूर ताकत, मेहनत, महारत का मुजाहरा करते हुए उन जैसे नजर आने वाले एक साहब हैं, और वो उसी तरह की परफॉर्मेंस जो वहां पर होती है वाघा पे, उसका मुजाहिरा उस गली में कर रहे हैं। उसी तरह से उनकी चाल ढाल, उनका वो मूंछों को ताव देना, अपना रोब दिखाना, अपना कसरती बदन दिखाना, अपनी ताकत दिखाना, वो मुजाहिरा कर रहे हैं। इस पर बड़ा शोर मचा कि कैसे हो सकता है। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब ने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा वाघा बॉर्डर जाने की जरूरत नहीं है। कहानी ये है कि एक प्राइवेट बैंड है, बिल्कुल निजी, इसका नाम है नेवी सुपर स्टार। ये उसकी परफॉर्मेंस थी, ये रेंजर्स के अहलकार नहीं थे। फैसलाबाद से इस बैंड नेवी सुपरस्टार का ताल्लुक बताया जा रहा है, और ये जो बैंड है इसके बारे में पता ही चल रहा है
کہ یہ غالباً 2005 میں 2006 میں کسی وقت قائم ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے طور پر یہ وردیاں جو ہیں یہ سلوائیں تھیں، بالکل رینجرز کی یونیفارم جیسی. انہوں نے ایک آدھ نمونہ لے کر دیا بنانے والے کو، اور یہ جو تقریب ہے جس کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، یہ تقریب 26 نومبر کی تقریب ہے سیالکوٹ کی، اور اس تقریب میں شادی کے فنکشن کی تقریب ہے، وہاں پر یہ ویڈیو بنی، ویڈیو وائرل ہو گئی. اب اسے کچھ لوگوں نے رینجرز اہلکار جو واگا بارڈر پہ ہوتے ہیں ان کی ایک ویڈیو قرار دیا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان سے یہ وردی ضبط کر لی گئی ہے جو ان کے پاس تھی، اس بینڈ کے پاس تھی. یہ پرائیویٹ بینڈ ہے، اور ساتھ ہی کوئی بھی سرکاری بینڈ جو ہم مختلف تقاریب میں دیکھتے ہیں اس پر تو باقاعدہ طور پر پابندی ہے کہ وہ سول ایریا میں کسی بھی تقریب میں حصہ لے ہی نہیں سکتا. یہ صورتحال ہے. تو اب ان سے جو تمام یونیفارمز ہیں وہ ضبط کر لی گئی ہیں. بینڈ ماسٹر کے خلاف، یونیفارم بنانے والے کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. قانونی کارروائی اس سلسلے میں کی جا رہی ہے. یہ ہے اس بارے میں خبر. اب ایک اور خبر اس ویڈیو میں، وہ ہے معاملہ فضل الرحمان کا. فضل الرحمان کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا، بڑا دلچسپ اعلان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کہہ رہی ہے ہم حکومت بنائیں گے، ہم مقبول بھی ہیں اور ہم تیار بھی ہیں، اور نواز شریف نے پہلے بھی ڈیلیور کیا، اب بھی ڈیلیور کریں گے، ہم حکومت بنائیں گے. یہ نون لیگ کا دعویٰ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم حکومت بنائیں گے، بلاول وزیر اعظم بنے گا، اور بلاول سب سے زیادہ مقبول ہے، نوجوانوں میں مقبول ہے، بلاول وزیر اعظم بنے گا، ہم حکومت بنائیں گے. یہ دعویٰ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. نون لیگ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم مل چکی ہے، بلوچستان میں الیکٹیبلز مل چکے ہیں، جنوبی پنجاب میں الیکٹیبلز مل چکے ہیں. ان کو کس نے اشارہ کیا ہے، کس نے چابی بھری ہے، یہ بعد میں چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن نون لیگ کے لیے تو پوری سہولت کاری موجود ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی والے اپنا زور لگا رہے ہیں. فضل الرحمان نے بڑا دلچسپ اعلان کیا ہے. ان کی جماعت کے ترجمان بھی ہیں، پی ڈی ایم کی بھی ترجمان رہے، حافظ حمداللہ صاحب. حافظ حمداللہ صاحب نے ایک بڑا خوبصورت اعلان کیا. اس خوبصورت اعلان کو جاننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فضل الرحمان نے جب عمران خان صاحب کی حکومت بننے جا رہی تھی تب بھی کہہ دیا تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنے، میں صدر پاکستان کا انتخاب لڑ کے صدر پاکستان بن سکتا ہوں، عمران خان کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. تو یہ تو بڑی خوبصورت چیز ہے فضل الرحمان صاحب کی کہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ یہ پہلی حکومت ہے جس میں ڈیزل انجن جو ہے وہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ورنہ ہر حکومت میں یہ فٹ ہو جاتا ہے. عمران خان صاحب نے یہ جملہ ان کے بارے میں پہلے بھی کہا تھا. یہ نام نون لیگ کے غالباً خواجہ آصف صاحب کا دیا ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے اب ایک بار پھر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. حافظ حمداللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت نون لیگ بنائے یا حکومت پیپلز پارٹی بنائے، وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں یا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں، یعنی یہ ان کا کہنا ہے. ابھی عوام کو تو مائنس ان لوگوں نے کر ہی دیا ہے، یہ عوام کو تو کسی گنتی میں رکھ ہی نہیں رہے. ان کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم ہو، صدر فضل الرحمان ہوں گے. میرا ایسا لگتا ہے کہ وہ جو نون لیگ والے کہتے ہیں نا ساڑی گل ہو گئی ہے، تو فضل الرحمان صاحب کو بھی یقین ہے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، پکی گل ہو گئی ہے، تو فضل الرحمان صدر ہوں گے. اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان تمام لوگوں نے اپنے الیکٹیبلز کو پکا کر لیا ہے، اپنی مشینری کے پرزوں کو پکا کر لیا ہے، ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پکا کر لیا ہے، ان لوگوں نے اپنے اتحادیوں کو جگہ جگہ جہاں جہاں پکا کرنا تھا وہاں پکا کر لیا ہے. عوام کو ان میں سے کسی نے بھی پکا نہیں کیا. نون لیگ کوئی انتخابی سرگرمی کر ہی نہیں رہی. نون لیگ آئے، یعنی بلاول بھٹو زرداری نے بھی جلسے شروع کر دیے، خیبر پختونخوا میں جلسے کر رہے ہیں، بلوچستان میں جلسے کر لیے، بلاول دیگر علاقوں میں بھی نکل رہے ہیں. ایم کیو ایم باقاعدہ طور پر، حالانکہ ایم کیو ایم کے پاس تو گراؤنڈ ہی چھوٹا ہے، پورا کراچی ہے، ایم کیو ایم باقاعدہ طور پر پورے کراچی میں جلسے اب کر رہی ہے. تو وہ سب کچھ جاری ہے. مگر میاں نواز شریف کی جماعت جو ہے وہ انتخابی سرگرمی کرے، لوگوں میں نکلے، لوگوں کو بتائے کہ وہ کیا کرے گی. میاں نواز شریف کی جماعت سب کر رہی ہے مگر یہ کام نہیں کر رہی. ان کا یہ کہنا ہے ہم یہ آگے جا کے کریں گے. ابھی ہم جو ہے وہ اپنے ٹکٹس فائنل کر رہے ہیں، انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں اور اس پر کام کر رہے ہیں. یہ جلسے کرنے کا کام ہم آگے جا کر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں سے روکا جا رہا ہے، وہ پھر بھی جلسے کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اپنا زور لگا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر ہم بنیں گے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. لیکن فضل الرحمان صاحب کی بڑی پرانی خواہش ہے. یہ خواہش جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں کہ پوری ہو اور
फजलुर रहमान साहब के पास ये मनसब आए। इससे पहले उन्होंने वजारत उज़्मा के मनसब के लिए NW पैटरसन से बात की थी। अब यहाँ मैं आपसे अर्ज करूँ, एक जैसी खबर की मैंने आपसे बात की थी कि कैसे है तमाम मीडिया के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बिल्कुल एक जैसी खबर कैसे है। देखिए, ये खबर जंग में छपी है, एक्सप्रेस में छपी है, अंग्रेजी अखबार में भी कमोबेश यही खबर है, ट्रांसलेटेड वतन है। अब वो ये कहते हैं कि इलेक्शन मुकम्मल हो गया है, लेकिन उजलत में कराया गया इलेक्शन है। इस इलेक्शन में कई जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी नहीं की हैं। और फिर इन खबरों में जो तमाम वेबसाइट्स पे छप रही हैं, ज़रा सा फ़र्क है। लेकिन अगर आप मतन की तरतीब वगैरह देखें तो 2-4 लफ्ज़ बदले हुए हैं, माफी ज़मीर में कोई फ़र्क नहीं है, और एट्रीब्यूशन भी एक जैसी। यानी किसने कहा? कानूनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से जल्दबाजी में ये इलेक्शन करवाए गए हैं। कई कानूनी खामियां हैं और अकबर एस बाबर को इन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का बेहतरीन जवाब PTI ने फराहम कर दिया है। ये इन खबरों में बताया जा रहा है। हैरान कुन मेरे लिए यह है कि ये खबरें तमाम जगहों पर एक जैसी छपी हैं, जैसे ये खबर जो है वो कहीं से बनकर आई हो, बिल्कुल एक जैसी खबर। इसमें लिखा हुआ पार्टी आइन के तहत नेशनल काउंसिल ने इंतखाब करना था, मगर इसका कोई बाज़ाब्ता इजलास मुनक्किद ही नहीं हुआ। इलेक्शन से पहले ना पैनल बने, ना बैलेट पेपर छपे, कागजात नामजदगी जमा करवाने की तशहीर भी नहीं हुई, कागजात पर एतराज़ का मौका भी फराहम नहीं किया गया। तमाम ओहदों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तो वो जो नून लीग में हुआ, शहबाज शरीफ अनअपोज्ड, मरियम अनअपोज्ड, हमजा अनअपोज्ड, एहसन इकबाल अनअपोज्ड, अता तारड़ अनअपोज्ड, मरियम औरंगजेब अनअपोज्ड, उसका कौन पूछेगा? यानी उनको जनवरी 2022 में कहा गया था पार्टी इलेक्शन कराओ, तब से अब तक ये लोग भाग रहे हैं। जून में इन लोगों ने इस बरस इलेक्शन करवा दी। इनको एक से ज्यादा बार इलेक्शन कमीशन ने कहा आखिरी नोटिस पार्टी इलेक्शन करवाओ, लेकिन इन्होंने नहीं करवाए थे। अब ये आगे मजीद क्या बता रहे हैं इन खबरों में, जो इंग्लिश अखबारात में, उर्दू अखबारात में बिल्कुल एक जैसी हैं, कि कागजात नामजदगी जुमे का दिन था, उसकी शाम 3 बजे तक जमा करवाए जाने थे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए। पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर कागजात नामजदगी और वोटर लिस्ट लेने पार्टी सेक्रेटरीट गए, तो उन्हें पार्टी सेक्रेटेरिएट में यह बताया गया कि कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो चुका है। ये हमने देखा था कि नियाजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि अकबर एस बाबर लेट आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जराये का कहना है कि पार्टी इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, जिनका हर कानूनी फोरम पर दिफा किया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत के बाद सदर समेत दीगर ओहदों पर नामजदगी आइंदा 2 रोज में की जाएगी, ये PTI वाले कह रहे हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ भी हो जाए, ये मेरे पास खबर नहीं है, ये मुझे अंदाजा है, और ये अंदाजा सिर्फ मेरा नहीं है। मैंने मुख्तलिफ लोगों से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं, अदालतें कवर करते हैं, इस्लामाबाद में हैं, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या वाइब्स नजर आ रही हैं, क्या वाइब्स मिल रही हैं रादर। उन्होंने कहा कि वाइब्स जो मिल रही हैं उनके मुताबिक PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाबिल कबूल करार दे देगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही इलेक्शन जो है, बल्कि इससे भी बदतर इलेक्शन नून लीग ने करवाया, कहेंगे वो काबिल कबूल है, ये नाकाबिल कबूल करार पाएगा। मैंने कहा फिर वही कानूनी लड़ाई, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाकर ये कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में हमें होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल एक जैसी खबर है, तमाम खबर देने वाले इदारों को वो डिट्टो खबर फराहम की गई है। ऐसे फिर सामने आ जाता है कि हो क्या रहा है। आखिर में मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपको बताऊंगा वो नज़म क्या है जिसकी बुनियाद पर खबर, थप्पड़ की खबर देने वाले साहब जो हैं, उन्होंने वो नज़म मुझसे मांगी थी, मैंने उनको लिख कर भेजी। आई बिलीव कि मुझे वो नज़म जो है वो सही याद हो, आई होप। मैं आपको सुना देता हूँ। ये कॉलेज के दिनों की नज़म है। नज़म का उन्वान है मुक़द्दस तहरीर। अब मैं कोशिश करता हूँ कि सही याद हो मुझे और मैं आपको सुना सकूँ। मोहब्बत 4 हरफों की बड़ी लंबी कहानी है, ये दुनिया से पुरानी है। इसे उस रब ने लिखा है जिसे हम सब ने रखा है बसाकर दिल नज़र में यूं कि जैसे सीप में मोती। मोहब्बत उसने लिखी है, कहानी उसने लिखी है, कहानी में मुसन्निफ ने अजब से मोड़ रखे हैं, अजब किरदार डाले हैं। ना ही किरदार मरते हैं, ना ये मोड़ थकते हैं, कहानी भी नहीं रुकती। ना ही किरदार मरते हैं, ना ये मोड़ थकते हैं,
کہانی بھی نہیں رکتی، کہانی چلتی جاتی ہے، کہانی چلتی جاتی ہے، محبت ملتی جاتی ہے نگاہوں پر، خیالوں پر، حسین کچھ چاند سے لمحے۔ محبت کی کہانی یہ بڑی پختہ کہانی ہے، بڑا ماہر مصنف ہے، بڑا ماہر مصنف ہے کہ دھڑکن میں سما کر وہ محبت ڈال دیتا ہے تو دھڑکن راگ بنتی ہے۔ ہمیں لکھنا نہیں آتا، ہمیں لکھنا نہیں آتا، کہانی اس نے لکھی ہے، ہمیں لکھنا نہیں آتا، کہانی اس نے لکھی ہے۔ اب آگے کچھ اس طرح سے ہے کہ محبت کی کہانی سے ہم جب لکھتے ہیں، محبت کی کہانی سے حسین لمحے چراتے ہیں، غزل میں ڈال دیتے ہیں، کہانی اس نے لکھی ہے، کہانی جھول سے خالی، کہانی انت سے خالی، کہانی چلتی جاتی ہے، کہانی چلتی جاتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔